Hello everyone, welcome to this video on the molecule as rigid rotator or the explanation of rotation spectra. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक मोलिकुलर स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए कैसे आपको तीनों स्पेक्ट्रा स्टडी करने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा को या रोटेशनल एनर्जी लेवल को ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट मोड हम डायटोमिक मोलिक्यूल का लेके चलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट है रिजिड रोटेटर। इसका क्या मतलब है कि दो एटम आपने लिए हैं और इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है उसको ऐसा अज्यूम कर लिया है कि वो फिक्स है, वो रिजिड है, ठीक है। तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जैसे m1 मास जो है आपने ले लिया है वो हैवी है और m2 मास जो है वो आपका स्मॉल लेस मास है। तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करें, प्रिसिस करें। लेट अस कंसिडर द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बिटवीन दिस टू एटम्स इज r। तो आप कह सकते हैं कि जो m1 मास है वो सेंटर ऑफ मास से r1 डिस्टेंस पे और m2 मास सेंटर ऑफ मास से r2 डिस्टेंस पे है। इन दोनों एटम्स को हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका साइज ऑफ द एटम होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है और इनके बीच का जो सेपरेशन है 10⁻10 मीटर ऑर्डर का है। तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम पहले विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट से इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि इस एटम का मास m1 है, इस एटम का मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है r है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आपका m1 है यानी कि मास ऑफ दिस एटम इनटू द डिस्टेंस ऑफ दिस एटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से एक और अनदर जो रिलेशन आप यहाँ से निकल के आ रहा है कि दोनों एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन r है। तो r1 और r2 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। तो दूसरी रिलेशन आ रही है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। यहाँ से आप एक बार r1 की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार r2 की वैल्यू निकाल लीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे कि अगर हम पहले लिखें, लेट अस कंसिडर r2 इज इक्वल टू, r2 क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 ओवर m2 इंटू r1। तो ये वैल्यू उठा के अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 की जगह हम लिख सकते हैं m1 ओवर m2 इंटू r1 इज इक्वल टू r। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ r1 इन टर्म ऑफ r। तो देखिए क्या आ जाती है आपकी वैल्यू 1। इसको हम लिख सकते हैं m2 प्लस m1 ओवर m2 इंटू r1 इज इक्वल टू r। फ्रॉम हेयर r1 इज इक्वल टू r बाय m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r। सिमिलर मैनर में आप यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ r1 इन टर्म ऑफ r2। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ r1 इज इक्वल टू m2 बाय m1 r2। और ये वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m2 बाय m1 r2 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, m2 प्लस m1 बाय m1 इंटू r2 इज इक्वल टू r। और वी कैन से r2 इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू r। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू निकाली इन द टर्म ऑफ r। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पे अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस, तो कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो कितना आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2। अब इस इक्वेशन में आप r1 की और r2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ r। तो वैल्यू पुट करने से I की वैल्यू क्या रिड्यूस हो जाती है, m1 इंटू r1 की वैल्यू है m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस m2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m1 m2 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ से भी m2 m1 स्क्वायर बाय m1 प्लस
m2 होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो टर्म कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल लीजिए, इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर बाहर आ रहा है, इंटू आर स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा m2 प्लस m1। तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बच जाएगा, I इज इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 आर स्क्वायर, और हम इसको कह सकते हैं दिस इज द रिड्यूस मास, हम कह सकते हैं म्यू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आ गया, म्यू आर स्क्वायर आ गया है। तो देखिए हमने रोटेशनल एनर्जी जो निकाली थी, हमें पता है कि रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप लिखें जो रोटेशनल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है। और हमें ये भी पता है कि रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए इन दिस इक्वेशन, फ्रॉम हेयर ओमेगा इज इक्वल टू L ओवर आई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ आई एल स्क्वेयर ओवर आई स्क्वेयर, और वी कैन राइट एल स्क्वेयर ओवर 2i। अब ये रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है, तो जैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, कोई भी एंगुलर मोमेंटम है उसको आप क्वांटम नंबर की टर्म में लिख सकते हैं। तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम के लिए मान लो जो रोटेशनल क्वांटम नंबर वो हमने जे दे दिया, तो एल स्क्वेयर जो यहाँ पे होगा वो क्या आ जाएगा आपका, जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एनर्जी ई इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वेयर ओवर 2i की वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने पीछे निकाली है, क्या निकाली है, म्यू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास टर्म आ जाएगी एनर्जी इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वेयर ओवर 2 म्यू आर स्क्वेयर। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द रोटेशन एनर्जी जिसके साथ जो है दो एटम आपके क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे टर्म वैल्यू की उस टर्म में लेके जाना है, तो टर्म वैल्यू जो हम लिखते हैं इन केस ऑफ रोटेशनल या रिजिड रोटेटर, वो एफ की टर्म में लिखते हैं। तो टर्म वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, टर्म वैल्यू इज इक्वल टू एनर्जी ओवर एच सी। तो एनर्जी ओवर एच सी अगर हम करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर कहें जो वेव नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एनर्जी ओवर एच सी। तो ये वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वेयर ओवर 2 म्यू आर स्क्वेयर एच सी। एच कट स्क्वेयर को एच की फॉर्म में लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टर्म बताना भूल गई, जे की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो सकती हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे कि अदर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है। तो जे यहाँ पे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको एच की फॉर्म में लेके अगर जाते हैं हम, तो जो हमने वेव नंबर की फॉर्म में टर्म निकाली है वो क्या आ जाएगी आपकी, जे इंटू जे प्लस वन एच स्क्वेयर ओवर, एच कट क्या होता है, एच कट इज एच ओवर 2 पाई, तो इसका स्क्वेयर करेंगे एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगी 8, इसको आई ही लिख लें अगर हम, 8 पाई स्क्वेयर आई एच सी, एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी एच ओवर 8 पाई स्क्वेयर आई सी जे इंटू जे प्लस वन। और इस टर्म को हम कह देते हैं रोटेशनल कांस्टेंट विच इज बी जे इंटू जे प्लस वन। बी क्या है यहाँ पे, बी इज रोटेशनल कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ से हमने रोटेशनल कांस्टेंट निकाल लिया। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि आप एनर्जी लेवल्स हैं जो उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेव नंबर टर्म। तो एफ जे हमने निकाला है, एफ जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन, एंड जे की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सोन। तो एफ जे की जो पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी, व्हेन जे इज इक्वल टू 0, एफ जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, दिस टर्म इज 0। व्हेन जे इज इक्वल टू 1, एफ जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बाय पुटिंग द वैल्यू हेयर 1 इंटू 1 प्लस 1 2, यानी क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा। जे इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो एफ जे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एफ जे इज इक्वल टू
2 इंटू 2+1 यानी 3, तो ये आ जाएगा 6b। तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमने लिखा है इस तरफ अगर आप जे की वैल्यू को लिखते हैं और इस तरफ आप एफ जे की वैल्यू को लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएंगी जे इज़ 0, एफ जे भी 0 आ रहा है हमारा। नेक्स्ट जे इज़ इक्वल टू 1 और एफ जे कितना आ रहा है हमारा, जे इज़ 1, एफ जे इज़ 2b। नेक्स्ट आ रहा है जे इज़ इक्वल टू 2 एंड एफ जे इज़ 6b, 2 एंड हियर एफ जे इज़ 6b। नेक्स्ट अगर हम निकालें जे इज़ इक्वल टू 3 हमने किया तो एफ जे की जो वैल्यू आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी 3 इंटू 4 यानी कि 12b, 12b। तो जे इज़ इक्वल टू आपने लिखा है 3 और एफ जे कितना आ जाएगा हमारा 12b। नेक्स्ट ए को निकाल लेते हैं, जे इज़ इक्वल टू 4 अगर आप करें तो यहाँ से एफ जी की जो वैल्यू आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी 4 इंटू 5 यानी कि 20b। तो 4 जे इज़ इक्वल टू 4, एफ जी की वैल्यू क्या आ गई है 20b। तो यहाँ से देख सकते हैं आप जैसे जैसे ये वैल्यू ऊपर जा रही है तो उनके बीच का जो सेपरेशन है एनर्जी लेवल्स के बीच का, रोटेशन और एनर्जी लेवल के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल जो ट्रांजिशन है सिर्फ वही पॉसिबल है जिनमें जो डेल्टा जे वो +-1 होगा। अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब आप किसी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो +1 हम कह रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल करें तो डेल्टा जे +1 में एक ट्रांजिशन हो सकती है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब ट्रांजिशन होगी तो जो वेव नंबर निकल के आता है वो कितना आएगा, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो सेपरेशन होगा वेव नंबर का वो आएगा। ये 2b - 0 करेंगे तो पहली जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी 2b पे मिलेगी। सेकंड जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन पे मिलेगी जो कि है 2b से 6b ट्रांजिशन, यानी कहाँ पे मिलेगी आपको सेकंड वेव नंबर हमारा मिल रहा है 4b पे। थर्ड ट्रांजिशन आपको यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन पे मिलेगी, वो कहाँ पे मिलेगी आपको जब आप 6b से 12b जा रहे हैं यानी 12 - 6 करेंगे तो कहाँ मिलेगी आपको 6b पे मिलेगी। नेक्स्ट ट्रांजिशन आप करते हैं तो वो आपको कहाँ मिलती है 20 - 12 करते हैं तो ये आपको मिलती है 8b पे, दिस इज़ एट 8b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन है दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में इन केस ऑफ रोटेशन वो कितने का रहता है 2b का सेपरेशन रहता है। यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हमारा आता है वो लाइंस आती हैं और वो कैसी लाइन है इक्विस्पेस्ड लाइन हमारी निकल के आती हैं। दो लेवल के बीच का जो वेव नंबर गैप है उसको अगर आप यहाँ से ड्राइव करें तो वो कैसे कर सकते हैं, लेट अस कंसिडर वी हैव टू रोटेशनल लेवल। नीचे वाले लेवल को हमने कह दिया जे डबल प्राइम है, ऊपर वाला लेवल हमारा है जे प्राइम। तो जो वेव नंबर गैप हमारा आएगा वो उसको आप लिख सकते हैं दिस वेव नंबर गैप इज इक्वल टू एफ जे प्राइम माइनस एफ जे डबल प्राइम। तो जैसे कि हमने ऊपर कहा है कि रूल जो है +-1 है तो ये वेव नंबर हमारा कितना आ सकता है, ये लोअर लेवल है ये अपर लेवल है तो अपर लेवल लोअर लेवल से क्या होगा एक प्लस होके आएगा। तो हम लिख सकते हैं जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम +1। ये सब्स्टिट्यूशन आपने करना है यहाँ पे। तो पहले एफ जे की वैल्यू लिखें, न्यू क्या आ जाएगा एफ जे इज़ बी जे प्राइम +1 माइनस बी जे डबल प्राइम +1। और यहाँ पे हम एट द प्लेस ऑफ हियर एज वी कैन राइट जे प्राइम इज़ ग्रेटर देन जे डबल प्राइम क्योंकि ये अपर लेवल है। तो एट द प्लेस ऑफ जे डबल प्राइम वी कैन राइट और एट द प्लेस ऑफ जे प्राइम वी कैन राइट जे डबल प्राइम +1। तो ये टर्म आ जाएगी बी जे डबल प्राइम +1 इंटू जे डबल प्राइम +1 +1 2 हो जाएगा माइनस बी जे डबल प्राइम जे +1। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लीजिए, बी जे डबल प्राइम +1 कॉमन आ रहा है, टर्म बच जाएगी जे डबल प्राइम +2 और माइनस जे डबल प्राइम, ये कैंसिल हो गया तो दिस टर्म इज 2b जे डबल प्राइम +1। दिस इज द वेव नंबर गैप बिटवीन टू लेवल। तो यही हमने यहाँ पे निकाला था कि अगर आप जे की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो पहले फॉर कॉरस्पॉन्डिंग जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तो जो न्यू वेव नंबर आ रहा है वो कितना आएगा, 0 के लिए 2b आ जाएगा, 1 के लिए कितना आ जाएगा 1 + 4b आ जाएगा, देन 6b देन 8b एंड सो ऑन। इस तरीके से यही हमने यहाँ पे भी निकाला था कि जब ट्रांजिशन देखी थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो लाइंस मिलती हैं वो इक्विस्पेस्ड लाइन होती हैं और उनके बीच का सेपरेशन कितना होता है
2B सेपरेशन होता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा का जब हमने स्टडी किया था, जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे, वहाँ पे हमने बताया था कि वो बॉन्ड लेंथ को बताता है यानी आर को बताता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो ये सेपरेशन हमें मिलता है वो 2B के इक्वल मिलता है। और B अभी अभी हमने बताया था B किसके इक्वल है। यहाँ से जो B है वो क्या है, h/8π² तो स्पेक्ट्रा पता है तो हम B बता सकते हैं, और B बता सकते हैं तो यहाँ से I बता सकते हैं। I बता सकते हैं तो I क्या होता है, μr²। तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ से, बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा से हमें क्या क्या स्टडी करने को मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइज स्टडी करने को मिलता है, और क्या पता स्टडी करने को मिलता है, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जो है परफेक्ट रिजिड नहीं होता है, उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है वो नॉन रिजिड होता है। नॉन रिजिड का मतलब वो अगर आप उसको रोटेट करेंगे, जैसे ही जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा, जो उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब है, जो आर की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज, आर की वैल्यू इंक्रीज। जैसे कि हमने अभी किया, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन आर है, ये रिजिड नहीं है, या अपनी जो एक्सिस है ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अगर ये रिजिड नहीं है, मान लो नॉन रिजिड है, हम स्टडी कर रहे हैं, अगर ये रोड जो है, इनको जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है वो नॉन रिजिड हो, तो आपके जो एनर्जी लेवल है वो कैसे चेंज हो जाएंगे, इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। तो जैसे ही ये रोटेट करेंगे तो अज्यूम करके देखो, सोचो कि ये मान लो स्प्रिंग है, रोटेट करेंगे तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आर इंक्रीज अगर कर दिया तो जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिख सकते हैं μr²। तो हम कह सकते हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जो B की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। किस केस में, जब आप मान के चलते हैं कि आपका जो रोटेटर है वो क्या है, नॉन रिजिड है, तो वो वैल्यू जो डिक्रीज करती है वो किस फैक्टर से करती है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट दिस वैल्यू इज डिक्रीज बाय फैक्टर। पहले हमने निकाला था वेव नंबर Bj/J+1, ये तो हमारा रिजिड रोटेटर का, लेकिन अब वैल्यू क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो अब ये इसको कुछ फैक्टर से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, -dj² का स्क्वायर। और इस डी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहते हैं, जो कि बहुत लेस होता है कंपेरेबल टू बी। ये यूज़ करने की वजह से जो वेव नंबर सेपरेशन आता है Fj+1 से Fj में ट्रांजिशन अगर हो रही है तो वेव नंबर सेपरेशन ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी लेवल जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो था जब आपने रिजिड माना था, और ये वाले लेवल्स हैं जब आपने उसको क्या माना है, नॉन रिजिड माना है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो कुछ जो है वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ये जो डी है वो बहुत लेस है कंपेरेबल टू बी। थैंक यू।